आज हम लोग प्राचीन भारत के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसका संबंध है दक्षिण भारत से। जिस प्रकार से उत्तर भारत में मगध और मगध से संबंधित जितने साम्राज्य, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश को हम लोगों ने देखा, दक्षिण भारत में भी कुछ इसी तरीके के प्रतापी शासक हुए। आज हम उनकी तरफ चलते हैं। तो दक्षिण भारत का जो ये इतिहास होगा, ये 642 ईस्वी तक, इसके आसपास भी कह सकते हैं, इससे थोड़ा 5-10 साल आगे या इसके कुछ पीछे, 642 मैंने एक मानक ले लिया। ठीक है, इस पूरे दक्षिण भारत को समझने के लिए हमने इसे मूलतः 4 खंड में बांटा। ये 3 मैंने नाम जो लिखे हैं, चोल, चालुक्य और पल्लव, ये 3 वंश थे जो अलग अलग समय में वहां पर शासन कर रहे थे। और एक अगला जो रखा मैंने, वो रखा संगम युग। ये संगम युग क्या था? जिस प्रकार से किसी भी जगह पर एक सांस्कृतिक रूप से डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में संगम युग एक सांस्कृतिक रूप से विकास की बात को बताता है। संगम का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। जैसा कि आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में भी भाषाओं को लेकर विभिन्नता थी, लेकिन कुछ हद तक एक रूपता थी। अधिकतर जो भाषाएं थीं वो एक समान थीं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा डिफरेंसेस को लेकर नहीं रह सकते थे। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूं, बुद्ध को। ठीक है, बुद्ध नेपाल से हैं, लेकिन वो बिहार आते हैं। मगध के क्षेत्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अधिकतर उनके जो प्रवचन हैं वो उत्तर प्रदेश श्रावस्ती के इलाके में होता है, और वो जन भाषा में, उस समय की जो जन भाषा है उसमें बातें करते हैं, अपने उपदेश वहां की जन भाषा में देते हैं। दक्षिण भारत में भाषा को लेकर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अभी भी आप वहां देखते हैं, जितने राज्य हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, इन सभी जगहों पर भाषा की बहुत विभिन्नता है। अगर आप लोग एक फिल्म देखे होंगे, चक दे इंडिया, याद आ रहा है? तो उसमें कुछ लड़कियां आती हैं तो वो बोलती हैं तमिल, तो सुनने वाला कहता है तेलुगु, तो बोलता है नहीं तमिल। अच्छा चलो दोनों एक ही है, तो बोलता है दोनों एक नहीं है, दोनों एक नहीं है। तो भिन्नता थी, और इस भिन्नता को उस समय के दर्शन, उस समय के जो फिलोसफर हैं, वह चाहते हैं उस भिन्नता को समाप्त किया जाए और थोड़ी एकता कायम की जाए। क्यों एकता कायम की जाए? क्योंकि इस एकता में उनकी संप्रभुता थी। इस एकता में उनकी क्या थी? संप्रभुता थी। अर्थात वे सभी राजे जो उधर रहते थे या उधर शासक थे, वह चाहते थे किसी अन्य, यानी कि अपने आसपास के शासकों के होने को उन लोगों ने स्वीकार लिया था, लेकिन कोई बाहरी, जैसे कि प्राचीन भारत में उत्तर में हम लोग जाते हैं तो यूनानियों का आक्रमण हुआ है ना, तो ये जो चीजें हैं वो लोग आपस में तैयार कर रहे हैं कि कोई बाहरी आए ना और मिलजुल कर रहा जा सके। और इस चीज का फ्लो, इस चीज को बरकरार रखने के लिए साहित्यिक दृष्टिकोण से भी प्रयास किए जा रहे थे। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है अगस्त्य ऋषि। जैसे एक और है, शंकराचार्य भी हैं। आप इस बात को माने कि हम लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास और उस समय की जीवन शैली किस चीज पर आधारित थी? वेदों पर आधारित थी, है ना। और ये वेद मूलतः आर्य के द्वारा विकसित किए गए थे, या कह सकते हैं कि वेदों की जो संस्कृति थी वह आर्य संस्कृति थी। दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसा ही है। आप यह मामला समझें कि चोल, चालुक्य या पल्लव या इस समय के आसपास प्राचीन भारत के जितने भी शासक हैं, उनके शासन में एक महत्वपूर्ण चीज है, और वह है धर्म। वह क्या है? धर्म, यानी कि जो न्याय का आधार है, और राजा जिससे बंधा हुआ है, जिससे समाज बंधा हुआ है, जिससे समाज चल रहा है, वह है धर्म, है ना। और धर्म यानी कि दर्शन, यानी कि उस समय का स्टेट क्राफ्ट, उस समय की शासन पद्धति को गाइड करता था। तो संगम युग जो है, इसमें हम कह सकते हैं कि आपस में मिलजुल कर
हम कैसे आगे बातें कर सकते हैं, यह प्रयास साहित्यिक जरूर दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है, शासन शैली पे पड़ता है। तो धर्म और दर्शन को लेकर 3 बैठकें हुई। प्रथम बैठक मदुरई। मदुरई वहां का सांस्कृतिक शहर है। हर शहर का अपना एक इतिहास होता है। जैसे अगर मैं बनारस की बात करूं, मथुरा की बात करूं, आगरा की बात करूं, ये उत्तर भारत के शहर है ना, आप इसमें एक समानता पा सकते हैं। बनारस बहुत प्राचीन शहर है और ये धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदुओं के लिए बहुत प्राचीन और आस्था का विषय है। यहाँ पे महादेव शिव विराजते हैं। बनारस को हम लोग शिव नगरी भी कहते हैं, है ना। तो मथुरा को कृष्ण से एसोसिएटेड है, वह भी है। ये शहर पहले धर्म के अनुसार विकसित हुए और बाद में आबादियां बढ़ती गईं और वह शहर बाकी चीजों का भी केंद्र बन गया, जैसे व्यापार का, जैसे शासन का प्रमुख शहर हो गया, आय का स्रोत बनने लगा। तो मदुरई भी उसी प्रकार का शहर था। यहां पर प्रथम बैठक हुई। एक शहर था कपाटपुरम, जहां द्वितीय बैठक हुई और तीसरी फिर मदुरई में हुई। अगस्त ऋषि दूसरे में आप देख सकते हैं, अगस्त ऋषि तथा तोलका पियर दक्षिण भारतीय नाम है, वहां के लिहाज से हैं। मदुरई नक्कीरर वहां के तीसरे संगम में उनकी अध्यक्षता में हुआ। इन अध्यक्षता से निकला क्या, इन अध्यक्षता से हम कहां पहुंचे? तो यहां पे हमने एक साहित्य एवं शासन पद्धति को भी कह सकते हैं कि शासन पद्धति का विकास हुआ। साहित्य एवं शासन पद्धति का विकास हुआ, अर्थात लोगों के पास एक समझ विकसित हुई। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उत्तर भारत में जहां शासन पद्धति में, उत्तर भारत के शासन पद्धति में चाणक्य का कितना रोल था ना। चाणक्य ने जो स्टेट क्राफ्ट तय किया, सवाल पूछा जाता है आप लोगों से कि चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या था, तो जवाब यह होगा कि वो शासन कला का पुस्तक था। उसी पर आधारित आगे जाकर मैंने कहा ना कि जब भी पढ़े तो 2 फ्रेमवर्क पर, एक डीप पढ़े और उसको वर्तमान से जोड़ने की कोशिश करें, है ना। तो चाणक्य के पुस्तक से प्रभावित होकर मैकियावेली इटली के एक बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी द प्रिंस, और उसका भी सब्जेक्ट मैटर क्या था? स्टेट क्राफ्ट, शासन कला। तो ये लोग जो थे आपको शासन कला के विकास को लेकर बात कर रहे थे। शासन के 2 अंग हैं, एक है जनता और एक दूसरा है शासक, जो लोगों को शासित कर रहा है। इस दोनों को गाइड कैसे किया जा सके, यह बात यहां से निकल कर आती है। इस किताब को पढ़कर, यहां के साहित्य को पढ़कर हम वहां के सामाजिक जीवन के बारे में भी जानते हैं। वहां के सामाजिक जीवन को भी जानने में हमें मदद मिलती है कि उस समय का समाज क्या था। हालांकि बहुत विभिन्नता उत्तर भारत के समाज में और दक्षिण भारत के समाज में नहीं थी, क्योंकि प्राचीनतम रूप से लोग अधिकतर कृषि कार्य ही करते थे। राजा के आय का स्रोत टैक्स होता था, जो कृषि कार्य से संलग्न लोग या फिर कृषि कार्य के साथ जुड़े जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनसे उन्हें कर की प्राप्ति होती थी। ये एक साधारण समझ है जो आपको विकसित करनी है। हमें यहां पर समझना क्या है, एक तो ये घटनाक्रम और दूसरा उस समय के जो शासक हुए उनके कुछ क्रियाकलाप, और उस समय में जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं, ये लेखक लोग हैं तो लकपियम या सिलप्पदिकारम, ये लोग जो थे ये कुछ पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ चीजों को घटनाक्रम में रखा और हमारे सामने वहां की समाज के बारे में बताया। मैं इसकी तुलना के रूप में आपको उत्तर भारत के प्रमुख किताबों की ओर ले जाता हूं। जैसे अशोक जिसने श्रीनगर कश्मीर को विकसित किया। कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें सबसे पहले एक पुस्तक से जानकारी मिलती है, राजतरंगिणी, है ना। राजतरंगिणी को पढ़ने के बाद हम कश्मीर के बारे में जानते हैं।
जब हम चाणक्य की लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तब हमें मौर्य साम्राज्य के सारी व्यवस्था के बारे में पता चलता है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी कुछ लेखक हुए, उन लेखकों की पुस्तक पर आधारित जो चीजें हमें मिलती हैं वो हमें देती हैं कि वहां का शासन पद्धति कैसा था, शासक कर कैसे लगाते थे, लोग किस कार्य में रहते थे और लोगों की जीवन शैली में क्या प्राथमिकता थी, क्या स्वीकार्यता थी और क्या स्वीकार्यता नहीं थी। एक बड़ा ही इनके द्वारा लिखी हुई कथा है। उस कथा में एक चरित्र है जो व्यापारी है ना, एक चरित्र है जो व्यापारी है और उसके पास धन पर्याप्त है और धन पर्याप्त होने के बाद वो कुछ गलत रास्ते में भटक जाता है। आसपास की शहरों में जो कहीं नृत्य हो रहा है वहां पहुंचता है, नृत्य देखता है। इसके बावजूद कि घर में उसकी पत्नी है और वह पत्नी की तरफ आकृष्ट नहीं होता है, छोड़ देता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पे यह ज्ञात होता है कि कोई समाज में हम किसे स्वीकारते हैं, समाज में उसकी अस्वीकृति है और फिर वो कैसे स्वीकार्य की स्थिति में पहुंचता है। और ये शहर मदुरई उसका केंद्र माना जाता है और मदुरई के लोग उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। बड़ा ही रोचक कहानी है। अगर मैं आप रेफरेंस दूं तो डीडी नेशनल पर एक सीरियल आता था, डीडी नेशनल पर एक सीरियल आता था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। तो भारत की खोज में जो दक्षिण भारत का हिस्सा बताया गया था उसमें इस कहानी को 2-3 एपिसोड में दिखाया गया था, है ना। तो ये चीजें हमें वहां के स्टेट क्राफ्ट के बारे में पता चलता है। फिर दूसरा, मैंने शुरुआत की कक्षा में बताया आपको कि जहां उत्तर भारत के पास चुनौती ये थी कि ये बाकी देशों से जुड़ा हुआ है, नहीं तो बाकी देश के शासक यहाँ पर आकर आक्रमण कर रहे हैं। दक्षिण भारत के साथ ऐसा नहीं था। दक्षिण भारत का आप अभी बनावट देखिए तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, कोस्टल एरिया है, तो वहां आपस में प्रतिद्वंद होता है। वहां पर शासक जो हैं वो चोल, चालुक्य, पल्लव आपस में जूझ रहे हैं। या चोल के जो यहाँ पे मैंने देखी, यहाँ पे चोल बनाम राष्ट्रकूट एक लड़ाई हुई थी, ये आपस की लड़ाई है। जबकि उत्तर भारत की लड़ाई क्या थी, थोड़ा बाहर की भी थी। समय चीन से भी कोई आक्रमण करता है, गुप्तवश में हुनों का आक्रमण होता है, या फिर जब मौर्य होते हैं तो उस समय से यूनानियों का एक रहता है, नंदवंश के अंतिम शासक के समय सिकंदर आया था। नहीं, तो वो चुनौती अलग थी और यहाँ की चुनौती अलग है। यहाँ का सामाजिक परिवेश भी अलग है। देखिए, हिस्ट्री का थोड़ा संबंध भूगोल से भी है। हम ये कहना चाह रहे हैं किसी जगह के इतिहास पर उसका असर पड़ता है कि वो किस जगह पर स्थित है, भौगोलिक रूप से कैसा है। भौगोलिक रूप से जैसा होगा वहां की जीवन शैली वैसी होगी। नहीं, चलते हैं तो आगे देखते हैं। चोल वंश में ये शासक हुए राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो शासक हुए वो बहुत इस वंश के प्रतापी शासक हुए, इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। चालुक्य वंश में पुलकेशियन वन सबसे पावरफुल शासक हुए। पल्लव वंश में सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन और महेंद्र वर्मन शासक हुए। लेकिन ये सभी आपसी प्रतिद्वंदिता में उलझे रहे और खत्म हो गए। दक्षिण भारत में एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण आता है, एक नाम बहुत महत्वपूर्ण आता है जिसकी कहानियां आप लोग बहुत बचपन में सुने होंगे। जैसे हम लोग के यहाँ अकबर बिरबल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, वैसे ही कृष्णदेव राय और तेनाली रामन का कहानी बहुत प्रसिद्ध है ना। तो ये कृष्णदेव राय कौन थे और तेनाली रामन कौन थे, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं।